हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रीति शर्मा और हम लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड बुक स्टार्ट की थी। आप सभी को पता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। हिंदी मीडियम के लिए मैं अलग से भी एक सीरीज चालू करती हूँ बुक्स चैप्टर्स की और नोट्स की, और आप पढ़ते रहें। लास्ट हमने लेक्चर के अंदर अमीन से स्टार्ट किए थे और अमीन्स के जो हमारे पास में एप्लीकेशंस थे, लाइक हमने वहाँ पर पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन, और हमने उसके IUPAC नोमेनक्लेचर तक हमने उसको कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, आज हम लोग लेक्चर नंबर 08 पढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स। ओके, लाइक हम अमीन्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। आप इसको प्राइमरी सेकेंडरी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अमीन्स के स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स की हम बात करेंगे। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अमीन की बात करेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ अमीन्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग आज मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि, preparations. Okay, so these are some points, key points जो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स की। ओके, तो अमीन्स होते क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इन सब की हम बात करते हैं। तो देखो, एक्चुअल में हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं पहले जो लेटेस्ट मॉलिक्यूल है, या आप इसको बोल सकते हो कि जो इनिशियल मॉलिक्यूल है हमारे पास में अमोनिया, हम उसकी बात करते हैं, है ना। अमोनिया यहाँ पर क्या है, अमोनिया ना, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन है अमोनिया का, हाइब्रिडाइजेशन है ना, वो हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, इट्स sp3। ओके, इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, देयर आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको पता है क्या होते हैं हमारे पास में, जिनसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं हमारे पास में, इसमें से क्या होता है, इन वन हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, इन वन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो एक में तो हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड द रिमेनिंग हाइब्रिड orbitals consist 3 हाइड्रोजन एटम्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाता है तो हमें उसके बारे में पता चल जाती है, ज्योमेट्री पता चल जाती है। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री क्या होती है हमारे पास में, यहाँ पर टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, हमारे पास में ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। वापस से लिखते हैं इसको, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय जो ज्यामिति होती है वो हमें देखने को मिलती है। अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप यहाँ पर हमारे पास में चेंज होती है, जिसे हम बोलते हैं पिरामिडल। ओके, पिरामिड की तरह दिखती है। तो पिरामिड में हम लोगों को, आपको पता है कि पिरामिड की तरह हमें कैसे दिखती है। देखो, स्ट्रक्चर अगर मैं इसका बना के दिखूंगी तो अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊंगी तो यहाँ पर देखो, एक ऑर्बिटल यहाँ होता है, एक ऑर्बिटल ये, एक ये और एक ये। ओके, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम आएंगे, तो यहाँ पर तो हमारे पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना। यहाँ पे तो हमारे पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लोन पेयर। और जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये जो हमारे पास में मॉल्स हैं, इसमें हमारे पास में एक एक हाइड्रोजन आएगा और हमारे पास में क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ये हमारे पास में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं इनकी आउटर एजेस को कनेक्ट कर दूं, देखो मैं इनके आउटर एजेस को अगर कनेक्ट करूं तो यहाँ देखेंगे आप, मुझे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं इसको बहुत अच्छे से बनाऊं तो मैं इसको देखो ऐसे बना सकती हूँ, ये मेरे पास में नाइट्रोजन है, ये मेरे पास में लोन पेयर होते हैं, 1 2 3,
ये मेरे पास में क्या होते हैं, हाइड्रोजन्स होते हैं। तो अगर मैं इसके ज्योमेट्री की बात करूंगी बच्चे, तो ज्योमेट्री तो मुझे कैसे दिखेगी, टेट्राहेड्रल ही दिखेगी, है ना। ज्योमेट्री मेरे को कैसे दिखेगी, टेट्राहेड्रल दिखेगी। पर अगर मैं शेप की बात करूं, तो शेप के अंदर ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 हाइड्रोजन्स को ही क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कैसा दिखेगा, हमें एक ट्राइगोनल टाइप का लिखेगा, है ना, इस तरीके का मॉलिक्यूल दिखेगा, पिरामिड टाइप का। ठीक है, तो पिरामिड टाइप में उसके अप टॉप पर तो क्या होगा, हमारे पास में नाइट्रोजन एटम होगा, और जो 3 हाइड्रोजन्स हैं वो 3 जो हमारे पास में पिरामिडल होगा, है ना, ट्राइंगल होगा, उसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होंगे। ओके, सो ये हमारे पास में क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है किसका, अमीन, है ना, नाइट्रोजन का, या हम बोल सकते हैं अमोनिया का होता है। ठीक है, अब अगर मेरे पास में इतनी चीजें पता है मुझे, तो मुझे ये भी पता होगा कि मुझे यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आता है, क्या आता है, बॉन्ड एंगल। वो बॉन्ड एंगल मेरे पास में देखो क्या होता है, अब इसको समझना है हमें। जो बॉन्ड एंगल होता है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल आता है, वो मेरे पास में आता है 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक है, बट जब हम लोग लोन पेयर आ जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, ये एक थ्योरी है जो हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, 11th-12th में भी पढ़ाते हैं, पढ़नी पड़ती है। और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी क्या है ये, इसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हमारे पास में होती है, इसके अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो लोन पेयर इंटरेक्शन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन, और फिर सबसे कम जो इंटरेक्शन होता है वो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। अब सवाल ये होता है कि भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर होते क्या हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये एक नोट है, ये मैं आपको समझा रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, जिनको नहीं पता है। लोन पेयर जो होते हैं वो हमारे पास में होते हैं, दे आर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। या आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी, है ना, एटम पर प्रेजेंट होते हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं ले रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर बोलते हैं। व्हाट अबाउट बॉन्ड पेयर्स, तो बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दैट आर पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं। ओके, सो अगर मैं अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करूं, या फिर मैं बोलती हूँ कि ये तो मेरे पास में लोन पेयर है, और ये हमारे पास में क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3। यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 3 हैं, क्योंकि 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं। और लोन पेयर कितना है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं बॉन्ड पेयर्स के साथ में, है ना। ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ये इसके साथ इंटरैक्ट करेगा। तो जो बॉन्ड एंगल हमारे पास में होना चाहिए था, कितना, 109 डिग्री, है ना, कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट का, वो डिक्रीज हो जाता है ना, डिक्रीजेस 107 डिग्री, कितना हो जाता है, 107 डिग्री हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन अमोनिया, यहाँ पे लिखती हूं मैं, इन अमोनिया, है ना, द बॉन्ड एंगल इज 107 डिग्री। ओके, यहाँ पर ये बात समझ में आ जाएगी। अब हम अमीन्स की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब मेरे पास में है अमीन्स, है ना। अमीन्स को हम लोगों ने कैसे बोला है, देखो मेरे पास में क्या है, एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता जाता है। तो ये मेरे पास में था अमोनिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ, देखो ये मेरे पास में है प्राइमरी अमीन। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। देखो
ये मेरे पास में हो जाएगा सेकेंडरी अमीन, और ये हमारे पास में हो जाएगा टर्शरी अमीन, राइट। ये हमारे पास में अलग अलग टाइप के, दिस इज कॉल्ड अमोनिया, ये आपको पता है मॉलिक्यूल। ये हमारे पास में 1 डिग्री अमीन, ये हमारे पास में 2 डिग्री अमीन, और ये हमारे पास में 3 डिग्री अमीन। ओके बच्चों, यहाँ देखो क्या होता है, यहां से यहां तक जब मैं जा रही हूं तो हमारे पास में क्या होता है, आर ग्रुप इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आर ग्रुप इंक्रीज होता है ना, तो याद रखिएगा जब भी हमारे पास में आर ग्रुप इंक्रीज होता है ना, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता है, या मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ वर्ड्स में कि एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो रिमेंबर दैट कि हमारे पास में एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पेज में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स ऑल्सो इंक्रीजेस। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि ये देखो, यहाँ पर देखो, अगर ये आर, ये भी आर, ये भी आर, तीनों ही बड़े साइज के ग्रुप हो गए। तब जब साइज बढ़ता है तो इन ग्रुप्स के बीच में भी क्या होने लग जाता है, इंटरेक्शन होने लग जाता है ना। और इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास में, है ना, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, इस इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड एंगल चेंजेस। ओके, चेंजेस कैसे होगा, इंक्रीज हो जाएगा, चेंजेस में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल मुझे किस में देखने को मिलेगा, आर में देखने में, टर्शरी अमीन में देखने को मिलेगा, फिर हमारे को इसमें, और फिर इसमें। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक तरीके से बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा अमीन्स में, है ना, बॉन्ड एंगल ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड एंगल का क्या हो जाएगा मेरे पास में, ऑर्डर हो जाएगा। कि हम इनको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो इंटरेक्शन बिटवीन एल्काइल ग्रुप्स आल्सो इंक्रीजेस, और ड्यू टू दिस इंटरेक्शन बॉन्ड एंगल चेंजेस, या मैं बोलूँ कि इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। जो दिस इज ऑल अबाउट लाइक, आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स था, कि ये हमारे पास में स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर मैं बात करती हूँ, नाउ वी कम टू द एरोमेटिक अमीन्स, है ना। अगर हम बात करते हैं किसकी, एरोमेटिक अमीन्स की, इनके भी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, एरोमेटिक अमीन्स। अगर मैं एरोमेटिक अमीन्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर भी देखिएगा, एरोमेटिक अमीन्स में हमारे पास में एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, और आपको पता है जो बेंजीन रिंग है उसके ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसका ईच कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड इस रेट में होता है। ओके, सिमिलरली वे में इसके साथ में कनेक्ट है क्या है, NH2 ग्रुप, है ना। ये किसके फॉर्म में होता है, इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। और इसके पास में हमारे पास में क्या होता है, ये जो लोन पेयर होते हैं, है ना, हमारे पास में क्या होता है कि यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन दिखता है एरोमेटिक अमीन्स में, हाइब्रिडाइजेशन, वो इन बिटवीन होता है। क्या होता है, इन बिटवीन sp2 टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा ही देखने को हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम, है ना, नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर डिलोकेलाइज्ड ऑन बेंजीन रिंग, है ना। कहाँ पर डिलोकेलाइज्ड होते हैं, बेंजीन रिंग पर क्या होते हैं, ये डिलोकेलाइज्ड होते हैं, है ना। अब डिलोकेलाइज्ड कहाँ होंगे, एमटीपी ऑर्बिटल्स में, है ना। तो डिलोकेलाइजेशन कहाँ चलता है, एट इन एंड एमटीपी ऑर्बिटल्स। लिखेंगे दिस डिलोकेलाइजेशन occurs on the empty
p orbitals of the benzene ring। ओके, तो बेंजीन रिंग के जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें यहाँ पर क्या हो जाता है, डीलोकेलाइजेशन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको कि मेरे पास में देखो एक स्ट्रक्चर है, मैं आपसे मान लीजिए ये मेरे पास में मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, ये हमारे पास में हमने एक बड़ी सी बेंजीन रिंग को ड्रॉ कर लिया है। ओके, ये मान लीजिए मेरे पास में एक बेंजीन रिंग है, ये भी कार्बन है, कार्बन 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 और कार्बन। यहाँ पर देखो इस तरीके के p ऑर्बिटल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, है ना, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। यहाँ पर भी एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, मतलब एक पेपर के ऊपर होता है, एक पेपर के नीचे होता है। और ये जो 6 कार्बन होते हैं ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो अब यहाँ पर देखो क्या है, मेरे पास में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, और नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐसे डीलोकेलाइजेशन शो कर सकते हैं। यहाँ से आएगा तो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसे ये डीलोकेलाइजेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। क्या ये वाली बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन होता है। आप इसको और भी देखो अच्छा बनाओ, तो यहाँ पर ये एमटीपी ऑर्बिटल का ऊपर का लोब जो होता है ना, वो ऊपर के साथ में ऐसे कनेक्ट होता है, ऊपर के लोब इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। और जो नीचे वाले हैं उनको मैं अलग कलर से डिनोट करती हूँ। देखो ये नीचे वाले लोब्स जो होते हैं वो नीचे वाले लोब्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है। बात समझ में आ जाएगी बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 से sp3 के इन बिटवीन होगा, यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डीलोकेलाइजेशन होता है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो इनकी वजह से क्या होता है हमारे पास में, इनकी वजह से जो बेंजीन अनिलीन है या जो एरोमेटिक अमीन है ये रेजोनेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो हम अगर नेक्स्ट पेज पे चलें, सो यहाँ पर लिखेंगे कि जो अमीन्स हैं, एरोमेटिक अमीन्स हैं, एरोमेटिक अमीन्स, है ना, शो रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या शो करते हैं, रेजोनेंस करते हैं। एंड ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस दे स्टेबलाइज्ड, दे स्टेबलाइज्ड, ये अपने आप को क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड कर लेते हैं, है ना। अब रेजोनेंस कैसे करते हैं, देखो मेरे पास में ये है, एक मेरे पास में 1 2 3, ये मेरे पास में NH2 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भले ही नाइट्रोजन के पास में, देखो हमारे पास में क्या है, नाइट्रोजन है, अमीन ग्रुप है। ये जो NH2 है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेंगे, बेंजीन रिंग में डोनेट करेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हम बेंजीन रिंग में डोनेट करते हैं तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन उठकर कहाँ चले जाते हैं, पास वाले कार्बन पर चले जाएंगे। तो देखो मेरे पास में मॉलिक्यूल कौन सा बन जाएगा, मेरे पास में बन जाएगा इस तरीके का एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। देखो डबल बॉन्ड NH2 तो रहेगा ही रहेगा। अब आपको सबको पता है कि नाइट्रोजन जो है ओनली 3 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, बट यहाँ पर देखो 2 तो हाइड्रोजन अटैच्ड है और डबल बॉन्ड ये बेंजीन रिंग के साथ बना रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ बॉन्ड एज इट इज, यहाँ बॉन्ड एज इट इज। फिर देखो अगर मैं बात करती हूँ कि वापस से अगर ये रेजोनेंस करना शुरू करेगा, तो देखो ये रेजोनेंस करेगा, ये नेगेटिव चार्ज तो इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में आ जाएगा। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उठ के कहाँ चले जाएंगे, 4th पोजीशन पर। तो यहाँ बॉन्ड बन गया हमारे पास, यहाँ बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड हमारे पास में NH2 पॉजिटिव एज इट इज प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि ये फर्दर अगर ये कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है, सो यहाँ पर देखो क्या होगा मेरे पास में कि, सॉरी यहाँ तो अपन ने नेगेटिव चार्ज लगाया ही नहीं, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है नेगेटिव चार्ज वो यहाँ आ जाए, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आ जाए तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उठकर कहाँ चले जाएंगे, इस पोजीशन पर चले जाएंगे। और मेरे पास में देखो क्या बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
ये बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ये डबल बॉन्ड NH2 जो है वो मेरे पास में एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास में यही मॉलिक्यूल हो, बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाए, इधर आ जाए इन दोनों एटम्स के बीच में, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस से नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा NH2 और ये मेरे पास में वापस मॉलिक्यूल आ गया। देखो ये मेरे पास में है A, B, C, D और ये हो गया E। यहाँ पर देखो A एंड E जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम सिमिलर स्ट्रक्चर्स बोलते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ही डिसिमिलर है। यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 है, तो ऐसा ही डिफरेंस है, सिर्फ कार्बन एटम नंबर चेंज हो गए हैं, उसके अलावा ये क्या है, सेम है। बट यहाँ पर जो हमारे पास में है बी, सी और डी, ये मेरे पास में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है यहाँ पर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बात समझ में आएगी, ये हमारे पास में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम हिंदी में अनुनादीय संरचनाएं बोलते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, देखो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो हम इनका एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो कैसे बनाओगे रेजोनेंस हाइब्रिड, हमेशा ध्यान रखिएगा रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है हमें, कहाँ कहाँ पर पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर तो क्योंकि बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हुए इसलिए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ रहा है कंप्लीट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर पार्शियल चार्ज लगाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव था यहाँ पे, इस वाली पोजीशन पर पार्शियल नेगेटिव था, एक पार्शियल नेगेटिव हमारे पास में यहाँ था और एक पार्शियल नेगेटिव हमारे पास में यहाँ आएगा। देखो इस वाले बॉन्ड में देखो नेगेटिव यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है, और एक पॉजिटिव जो था वो नाइट्रोजन के ऊपर है। उसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हम ऐसे दर्शाएंगे डॉटेड लाइन से। सो ये मेरे पास में क्या बन गया है, रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, ये हमारे पास में देखने को मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, अनिलीन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो करते हैं। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है उसको पूरी रिंग में या बेंजीन रिंग पर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट करा रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जो मॉलिक्यूल है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो पोजिशंस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, पोजिशंस पर हमारे पास में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जब भी रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक एंड बेंजीन या एरोमेटिक अमीन्स जब भी रिएक्शंस करेंगे तो हमारे पास में दो तरीके के प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। मतलब आने वाली स्पीशी कहाँ जुड़ेगी, या तो ऑर्थो पोजिशन पर अटैक करेगी या फिर पैरा पोजिशन पर अटैक करेगी। ओके, तो ये हम बात करेंगे जब हम लोग एरोमेटिक अमीन्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे। आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स समझ में आए होंगे। दैट इज इनफ। अगर कभी स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक बेंजीन पूछता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, ओके। अब देखो मुझे ऐसा लगता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक टर्म पढ़ी होगी, कायरल सेंटर। ओके, ये आपने वहां पर पढ़ा होगा। अगर मैं बात करती हूँ कायरल सेंटर की, तो कायरल सेंटर क्या होते हैं, अगर मैं बात करती हूँ इफ कार्बन एटम इज प्रेजेंट, अगर कार्बन एटम की बात करते हैं तो हम बोलते हैं द फोर valencies of carbon atom is completed by different groups, then this carbon is known as chiral कार्बन, है ना, या तो मैं उसको कायरल कार्बन बोलूंगी या फिर मैं इसको बोलूंगी और एसिमेट्रिक कार्बन।
एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होगा असममित कार्बन हो जाएगा। समझ में आती है बात। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम कायरल सेंटर को हम बहुत पढ़ते हैं, इसी के अगेंस्ट हम लोग बात करते हैं कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है या फिर नहीं करता, या मैं बोलूँ कि स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। सिमिलरली वे में अगर मैं बात करती हूँ अमीन्स की, है ना, और अमीन्स में भी हम बोलेंगे इन 3 डिग्री अमीन्स, इन 3 डिग्री अमीन्स। Okay, if all alkyl group or alkyl groups are different, अगर सारे ही alkyl groups को क्या कर दिया जाए, different कर दिया जाए, then this nitrogen atom is known as chiral nitrogen or asymmetric नाइट्रोजन एटम। ओके, नाइट्रोजन एटम। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ जाएगी, है ना। कैसे, देखो, जैसे मैंने बोला ये मेरे पास में नाइट्रोजन है और मेरे पास में ये 3 डिग्री है, तो मान लीजिए मैंने R1 जोड़ दिया, एक मैंने R2 जोड़ दिया, एक मैंने R3 जोड़ दिया, है ना। देन R1 इज नॉट इक्वल टू R2 एंड R2 इज नॉट इक्वल टू R3, तीनों ही ग्रुप इक्वल नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया R1 की जगह आप CH3 लिख दीजिए, है ना, R2 की जगह आप C2H5 लिख दीजिए और R3 की जगह आप यहाँ पे C3H7 लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑल द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। जब भी ऑल द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये मॉलिक्यूल, ये जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास में क्या है, एक तरीके का, ये R हो गया, ये मान लीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये R2 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया R3। सो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, this nitrogen atom is chiral नाइट्रोजन एटम, और आप इसको बोल सकते हो एसिमेट्रिक नाइट्रोजन है ना। आप इसमें ये भी बोल सकते हो इन दिस मॉलिक्यूल there is absence of प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, एक तरीके के हमारे पास में क्या हो गए हैं, कायरल अमीन्स हो गए हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास में एक तरीके से क्या होते हैं, कायरल अमीन्स होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हो कि 3 डिग्री अमीन्स are also known as chiral amines। ओके, अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जब भी कायरलिटी आएगी तो हम यहाँ पर एक टर्म पढ़ते हैं इनैंशियोमर्स। क्या पढ़ते हैं, इनैंशियोमर्स। ओके, ये जरूर आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे इनैंशियोमर्स। तो व्हाट इज इनैंशियोमर्स, तो इनैंशियोमर्स की बात करते हैं। देखो, इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, 2 or 3 isomers which are mirror image to each other but non superimposable। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल का क्या मतलब होता है, अगर मैं मॉलिक्यूल को एज इट इज पिक करूं, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास में मान लीजिए ये 2 मेरे हाथ है ना, तो अगर मैं इसके बीच में मिरर लगा दूं तो आप देखोगे कि ये वाला हैंड जो है वो मिरर के अंदर मुझे ऐसा दिखाई देगा। ओके, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला हैंड अगर मैं मिरर के सामने करूंगी, मान लीजिए यहाँ मेरे पास में इस तरीके का कोई वर्टिकल मिरर लगा हुआ है, तो इस मिरर के अंदर, अगर इस मिरर के सामने मैं हैंड करूंगी तो आप देखेंगे मिरर के अंदर मुझे ये वाला हैंड कैसा दिखेगा, इस हैंड के जैसा दिखेगा, है ना। लेफ्ट हैंड करूंगी तो राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड करूंगी तो लेफ्ट हैंड दिखेगा। ओके, और मैन को क्या करना है, जब मैं नॉन सुपर इम्पोजिबल की बात करती हूँ तो मुझे इस वाले हैंड को एज इट इज उठाना है और इसके ऊपर ऐसे पुट करना है।
तो आप देखेंगे कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। देखो अंगूठे के पास में अंगूठा नहीं आता, छोटी उंगली के पास में ये वाली उंगली आती है, इंडेक्स फिंगर आती है, इंडेक्स फिंगर के पास में ये छोटी उंगली आती है, तो ये आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। बात समझ में आती है? तो जब भी हम लोग देखते हैं तो इसको हमें पिक करना है और एज इट इज उठाकर इसके ऊपर रखना है। सो दिस इज आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल। जब भी ऐसा कोई मोइटी होती है हमारे पास में तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये हमारे पास में क्या होते हैं, ये हमारे पास में एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कायरल सेंटर्स होते हैं और इनैंशोमर्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने बीच में क्या रख दिया है, एक मिरर रख दिया है, ये मिरर है और इसी के जैसा देखो मेरे को नाइट्रोजन दिखाई देगा। ये गया मेरे पास में R1 है ना, ये मेरे पास में गया R2 और ये मेरे पास में गया है R3 है ना। अब आप देखो इस मॉलिक्यूल को सिर्फ सिंपल ऐसे पिक किया करो और पिक करने के बाद में इस पे रखो तो आप देखेंगे कि ये वाले जो नाइट्रोजन है उसके R ग्रुप्स तो इधर जा रहे हैं और इस वाले नाइट्रोजन के R जो होंगे वो इस तरफ जाएंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस हैं। सो इमेज नंबर 1 है, ये इमेज नंबर 2 है, तो दे आर नॉन सुपर इमेज 1 is non superimposable of mirror image 2. तो this is a non superimposable imposable ओके और जब भी नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा देन दीज टू आइसोमर्स आर नोन एज इनैंशोमर्स। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनैंशोमर्स। क्या होंगे हमारे पास में? इनैंशियोमर्स होंगे। ओके समझ में आ जाएगी बेटा? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारे को इनैंशोमर्स देखने को मिलेंगे। ओके बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और पॉइंट इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारे पास में 3 डिग्री अमीन्स होते हैं वो इन्वर्टेबल होते हैं। इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि दे इन्वर्ट है ना, ये इन्वर्ट हो सकते हैं, इनके साइड्स इनकी जो पोजीशंस होती हैं वो चेंज हो सकती हैं। चेंज कैसे हो जाएंगी? देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे लिखिएगा कायरल अमीन आइसोमर्स, कायरल अमीन आइसोमर्स है ना, आइसोमर्स आर readily convertible आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं है ना, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, सो इन दैट इज वाई है ना, दैट इज वाई they are known as amine inversion ओके हम इसे अमीन इन्वर्जन भी बोलते हैं और इसे हम एंड पिरामिडल इन्वर्जन भी बोलते हैं। ओके इन्वर्जन देखो जब भी हमेशा याद रखिए क्या, कोई भी कायरल अमीन अगर आइसोमर्स के अंदर क्या हो जाए, रेडिली इंटर कन्वर्टेबल हो जाए तो हम इसे या तो पिरामिडल इन्वर्जन बोलते हैं या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, अमीन इन्वर्जन बोलते हैं। ओके बेटा देखो कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो मेरे पास में क्या है, नाइट्रोजन है और मेरे पास में लोन पेयर यहाँ पर है ना, एक R ग्रुप ये रहा मेरे पास में R1, दिस इज R2 और दिस इज R3। ये इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। देखो कैसे, नाइट्रोजन है 1 2 3, ये मान लीजिए R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और एक पेयर एक ऑर्बिटल यहाँ आता है, एक ऑर्बिटल यहाँ आता है और इस ऑर्बिटल में मेरे पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब मेरे पास में ये और इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं कैसे कि नाइट्रोजन आ गया यहाँ, ये लोन पेयर आ गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया R2 और ये हो गया हमारे पास में R3। सो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहे हैं हमारे पास में, कन्वर्ट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं देखो, यहाँ पर जो नाइट्रोजन एटम है ना, नाइट्रोजन एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इज इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके
क्योंकि इसका पिरामिडल क्या है, पिरामिडल ज्योमेट्री आ रही है, पिरामिडल शेप आ रहा है, पिरामिडल शेप है ये हमारे पास में, ये सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, ये वाले 1 2 3, ये तीनों प्लेन में आ गए हैं। कैसे आ गए हैं, प्लेन में। और ये प्लेन में आए हैं तो यहाँ पर देखो क्या होगा, नाइट्रोजन एटम इज इन sp2 हाइब्रिड स्टेट। कौन सी स्टेट में है, sp2 हाइब्रिड स्टेट में है। ओके, सो ये यहाँ पर प्लेनर हो गया है, सिस्टम कैसा हो गया है, प्लेनर। यहाँ पर प्लेनर सिस्टम है, ये सारे के सारे कैसे हैं, प्लेनर हैं, तो दिस इज कॉल्ड प्लेनर सिस्टम। फाइन बेटा। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर वापस से नाइट्रोजन एटम इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, है ना, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। और ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट हो गया sp3, तो ये वापस से क्या हो जाएगा मेरे पास में, पिरामिडल सिस्टम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिरामिडल सिस्टम। पिरामिडल सिस्टम का मतलब होता है कि भाई ये जैसा दिखता है पिरामिड शेप में वैसा ही हमें दिखने लग जाता है, पर इंटर कन्वर्जन जब होता है उससे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है, दैट इज द इंटरमीडिएट स्टेट। आप इसे ये ऐसे बना सकते हैं, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेट, जिसके अंदर ये कैसा दिखता है, मुझे प्लेनर सिस्टम दिखाई देता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीन्स, राइट। सो ये हमारे पास में स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई है किसकी, अमीन्स की। Now we come to the next or very important part, that is the method of preparations. Okay, अब हम लोग बात करते हैं method of preparations की। So देखो अगर मैं बात करती हूँ method of preparations की, method of preparations है ना, इसे हम बोलेंगे विर्चन की विधियां। ओके, विर्चन की विधियां। अब हम बनाकर देखते हैं कि भाई अमोनिया या अमीन्स जो है वो हम बना सकते हैं क्या। तो उसमें जो फर्स्ट मेरी रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, इसे हम बोलते हैं हॉफमैन अमीनोलाइसिस। ओके बच्चों, इसे हम क्या बोलेंगे, हाफमैन अमोनोलाइसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना, आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें जरूर, है ना, अमीन्स की हम जब बात करते हैं तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, वेट अ व्हाइल। हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हॉफमैन अमीनोलाइसिस होता क्या है। देखो बच्चों कि हॉफमैन अमीनोलाइसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जब भी देखो, जब रिएक्शंस में पढ़ाती हूँ तो मैंने आपको हमेशा ही बताया हुआ है, और नहीं बताया है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि जब भी हम रिएक्शंस कराते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। एक मेरे पास में रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट को मैं एक बार हिंदी में लिख रही हूँ यहाँ पे, अभिकारक। ओके, अभिकारक या क्रियाकारक, ठीक है। और रिएक्टेंट होता क्या है, जिस मॉइटी पर हमको रिएक्शन करानी होती है ना, बेस, आप उसको बोल सकते हो बेस, क्योंकि कोई भी रिएक्शन कराने के लिए मुझे बेस जरूर चाहिए। अगर मेरे पास में बेस मॉइटी नहीं होगी या कोई मॉलिक्यूल नहीं होगा तो मैं रिएक्शन कराऊंगी किस पे, अटैकिंग स्पीशीज किस पर अटैक करेगी, है ना, तो बेस होना चाहिए। तो हॉफमैन अमीनोलाइसिस में हमारे पास जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो हमारे पास में क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। और जो रिएजेंट होता है मेरे पास में, इट्स कॉल्ड रिएजेंट, मतलब अटैकिंग स्पीशीज, उसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं हम यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड। ओके, ये एल्काइल हैलाइड रिएक्शन हम यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब भी हम ये रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं तो एक रिएजेंट तो मुझे एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, एक मुझे यहाँ पर चाहिए होता है बेस। कोई भी बेस, आप स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर ले सकते हैं, लाइक NaOH, है ना, और KOH। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, तो हम स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर लेते हैं। और जब भी हम इनको अमीनोलाइसिस की जो रिएक्शन होती है, जो रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये एक्चुअल में यहाँ पर देखो कुछ इस रिएक्शंस के कुछ इम्पॉर्टेंट और स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या है कि जब भी हम लोग इसको बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पर सील्ड ट्यूब के अंदर इसको फॉर्मेशन करते हैं, ना। सो दिस रिएक्शन proceed in sealed tube
जितनी भी सील ट्यूब का क्या मतलब होता है कि एक बंद नली में हम लोगों को ये रिएक्शन करानी होती है। ओके, उसके साथ साथ ये जो रिएक्शन है ना, this reaction formed mixture of amines। ये हमें इस रिएक्शन से हमें क्या मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ अमीन्स मिलते हैं। मिक्सचर ऑफ अमीन्स मतलब 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस हमारे पास में क्वार्टरनरी सॉल्ट भी बनता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में स्टॉप नहीं होती है। इस रिएक्शन में हमारे पास में कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, डिफरेंट बना मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट अमीन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है और क्वार्टरनरी सॉल्ट भी होता है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दैट द अमीन्स, है ना, अमीन्स आर मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, है ना, इसको बोल सकते हैं मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू अमोनिया। ओके, अमोनिया के कंपैरिजन में जो हमारे पास में अमीन फॉर्मेशन होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल होते हैं। दैट्स वाई ये रिएक्शन क्या होती है, कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। ठीक है, बनाकर देखते हैं। देखो हमने क्या क्या लिया है, हमने लिया है अमोनिया। ठीक, सो हमने लिया है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी, वो क्या है हमारे पास में कि ये जो रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, है ना, इसमें सबसे पहले देखो इन फर्स्ट स्टेप, है ना, ऑलवेज सॉल्ट इज फॉर्म्ड, देन अमीन इज ऑब्टेन्ड। सबसे पहले हमारे पास में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और उसके बाद मेरे पास में क्या बनेगा, अमीन फॉर्मेशन होगा। ओके, सो लाइक एग्जांपल में देखते हैं। देखो मेरे पास में मैंने बोला NH3 है, इसकी रिएक्शन मुझे किससे करानी है, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लो, मैंने ये लिया, तो ये सबसे पहले इस पर अटैक करेगा। सो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखो RNH3 है ना, पॉजिटिव, और ये X नेगेटिव, तो ये मेरे पास में क्या बन गया है, सॉल्ट बन गया है। और फिर ये क्या करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो RNH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस मेरे पास में यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा, प्लस यहाँ से मेरे पास में एक H2 मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए मैंने आपको कहा था मुझे NaOH की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब ये जो मेरे पास में 1 डिग्री अमीन बना है, ये क्या करता है, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। सो ये क्या करेगा, अब ये 1 डिग्री अमीन जो है NH2, ये क्या करेगा, अब एक और मोल X से, RX से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। सेम प्रोसेस, देखो ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, R2NH2, है ना, पॉजिटिव, और यहाँ पर X नेगेटिव। फिर मैं इसका डिसोसिएशन करा दूंगी इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। सो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, R2NH फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस यहाँ से सेम NaX बाहर चला जाएगा, प्लस H2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दिस इज 2 डिग्री अमीन। ओके, अब ये जो 2 डिग्री अमीन है ये वर्क करना शुरू कर देगा, तो R2NH मॉलिक्यूल होगा मेरे पास में। इसकी रिएक्शन अगर मैं RX से करवा दूंगी तो सेम प्रोसेस, देखो ये इस पर अटैक करेगा, ये माइनस के फॉर्म में बाहर, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, R3NH पॉजिटिव, ये हो जाएगा X नेगेटिव, और ये हमारे पास में, फिर मैं इसकी NaOH से रिएक्शन करा देती हूँ, तो ये मेरे पास में R3N 3 डिग्री अमीन प्लस NaX प्लस यहाँ से H2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नाउ दिस रिएक्शन विल नॉट स्टॉप हेयर। अब वापस से हमारे पास में क्या बनेगा, R3N जो होगा, 3 डिग्री अमीन जो हमने यहाँ पर बनाया है, 3 डिग्री अमीन, ये भी फिर से रिएक्शन करेगी, तो वापस से RX से रिएक्शन करेगा, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बाहर,
तो मेरे पास में क्या बन जाएगा R4NH N पॉजिटिव और X नेगेटिव. दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी सॉल्ट. ये मेरे पास में क्वाटरनरी अमीन सॉल्ट बन गया है. कोई दिक्कत यहाँ पर? सो दिस इज द रिएक्शन हाउ हॉफमैन अमीनोलाइसिस प्रोसीड. इस तरीके से अमीनोलाइसिस क्या होती है, प्रोसीड होती है. ठीक है. सो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ, यहाँ पर इस रिएक्शन में हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों को इस रिएक्शन में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ, है ना, मिक्सचर यहाँ पर हम लिख सकते हैं मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी amines are obtained. ओके बेटा, क्या मिलते हैं हमें? ये तीनों हमें यहाँ पर मिलते हैं, चारों हमें मिलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमीन्स. ओके. नाउ अगर मुझे मान लीजिए सिर्फ प्राइमरी अमीन्स बनाने हो, है ना, अब मैं इसमें यहाँ पर देखो अलग तरीके से बता रही हूँ. टू obtained, है ना, ओनली प्राइमरी अमीन्स, है ना. अगर मुझे सिर्फ प्राइमरी अमीन्स ही बनाने हैं, देन रिएक्शन इज डन बाय अजाइड, सोडियम अजाइड. किससे रिएक्शन करानी होगी मुझे? सोडियम अजाइड से. सो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे कि यहाँ पर मुझे रिएक्शन करानी है, लाइक जो रिएक्टेंट मुझे चाहिए वो तो मुझे क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड चाहिए. दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, है ना. आप इसे RX बोल सकते हैं और यहाँ R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, लाइक CH3 हो सकती है, C2H5 हो सकती है, C3H7 हो सकती है एंड सो ऑन. और जो रिएजेंट हमें यहाँ पर चाहिए होगा वो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, दैट इज कॉल्ड सोडियम अजाइड, लाइक NaN3. दिस इज कॉल्ड सोडियम अजाइड. ओके, ये मेरे पास में सोडियम अजाइड हो गया. सो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें एल्काइल एजाइड बनाना होता है, तो मैंने लिखा RX की रिएक्शन करा दी है किससे, सोडियम अजाइड से. देखो सोडियम अजाइड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ Na+, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे N- डबल बॉन्ड N. ठीक है. तो यहाँ पर लास्ट वाले पे इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा. ओके. तो यहाँ से NaX तो देखो रिमूव हो जाएगा, तो मेरे पास में यहाँ से रिएक्शंस में से क्या निकल गया, NaX तो बाहर निकल गया और मेरे पास में बचा क्या, देखो RN डबल बॉन्ड N. ये तो इससे जुड़ गया है इसलिए यहाँ पॉजिटिव बचा और यहाँ पर नेगेटिव बचा. ओके. तो ये मेरे पास में एल्काइल एजाइड बन गया है. ये क्या बन गया है, एल्काइल एजाइड, है ना. अब इस एल्काइल एजाइड के तो फर्स्ट स्टेप में तो मेरे पास में एल्काइल एजाइड बन गया. तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि रिएजेंट मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए. तो एक में तो मुझे रिएजेंट में एल्काइल एजाइड से रिएक्शन करानी थी, दूसरे में मेरे को क्या कराना है, रिडक्शन कराना है. तो मुझे यहाँ पर अपचयन करवाना है, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में. ठीक है. सो अब सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगी, ये जो मेरे पास में अजाइड फॉर्मेशन हुआ है, एल्काइल एजाइड, इसकी रिएक्शन में किससे करा दूंगी, इसका मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्या करा दूंगी, रिडक्शन करा दूंगी. ओके. अपचयन करा देते हैं. तो चाहो तो आप ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, और नहीं तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सोडियम प्लस इथेनॉल ले सकते हैं. ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है. इन दोनों की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से देखो क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है RNH2 फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस N2 गैस यहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है. तो 1 डिग्री अमीन हमारे को यहाँ से देखने को मिल जाता है. तो जब भी हम 1 डिग्री अमीन के रिएक्शंस कराते हैं तो उसको हम लोग 1 डिग्री अमीन, अगर सिर्फ मुझे 1 डिग्री अमीन चाहिए तो मुझे इस प्रोसेस से 1 डिग्री अमीन बनाना पड़ता है. ओके. आई होप आपको यहाँ तक रिएक्शन समझ में आई होगी. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके. थैंक यू. कीप वॉचिंग.